मार्केट वॉइसेस से बाजार की बिग पिक्चर समझने का। और हमारे साथ आज हैं बहुत ही मशहूर नाम और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह। शेयर बाजार में निवेश की रणनीति बनाने में नीलेश जी का 3 दशकों का लंबा अनुभव रहा है। नीलेश जी कोटक के पहले एक्सिस कैपिटल के एमडी और सीईओ भी रहे थे। ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के सीआईओ भी रहे हैं। और डेट मार्केट और इक्विटी मार्केट्स दोनों की एक समझ रखते हैं और एसेट एलोकेशन को लेकर इनका व्यू काफ़ी स्ट्रांग रहता है। और एक इनके बारे में चीज़ मैं कह देता हूँ, नॉर्मली फंड मैनेजर जब भी टीवी पर आते हैं हमेशा बुलिश रहते हैं, नीलेश भाई हमेशा रियलिस्ट रहते हैं, ना ज़्यादा पेसिमिस्टिक और ना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका शो में। तो बताइए, इस समय मार्केट में एकदम से ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली आई, एफआईआईज ने जो शॉर्ट किया हुआ था अब उसी स्पीड से वो शॉर्ट्स काट रहे हैं अपने। लेकिन मार्केट का टेक्सचर कैसा लग रहा है आपको इस समय? क्या इन लेवल्स पर रिटेल को अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो धीरे धीरे इस लेवल से भी निवेश कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक, प्लीज कीप सम ड्राई पाउडर टू बाय ऑन करेक्शन। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, नीचे में खरीदने के लिए पैसे जेब में होना जरूरी है। दूसरा, जब आप निवेश कर रहे हैं तो लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। यहां से लेके मई 24 तक बहुत सारी इवेंट ऐसी है जो मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। तो नीचे में खरीदने के लिए जगह रखना और लंबी अवधि के लिए निवेश करना, ये दो अगर आपको जचता है तो इस लेवल से आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा नीलेश भाई, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, ये ऐसा क्या ट्रिगर रहा मार्केट में जो एकदम से इतनी बड़ी रैली आ गई आपके हिसाब से? ये जो हालांकि आप नियर टर्म मूव्स को इतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बातचीत तो होती होगी। तो ऐसा क्या फैक्टर, क्या चेंज हुआ जो इतनी बड़ी रैली आई लोअर लेवल से? अनुज भाई, एफपीआईज ने एक लेसन शायद सीख लिया है। दुनिया के दूसरे इमर्जिंग मार्केट में एग्जिट एंट्री इजी है, पैसा फेंको तमाशा देखो, लेकिन एग्जिट डिफिकल्ट है। कुछ समय पहले डॉक्टर मार्क मोबियस ने कहा था, उन्होंने चाइना में शेयर्स बेचे लेकिन पैसे बाहर नहीं ले जा सके। भारत में एग्जिट इजी है। अक्टूबर 21 से जून 22 के बीच में तकरीबन एफपीआईज ने $35 बिलियन की सेलिंग की। $8 बिलियन से ज्यादा सेलिंग तो सिर्फ एक ग्रुप के स्टॉक में की, लेकिन एक एक पैसा वो लेके जा सके। भारत में एंट्री डिफिकल्ट है। अगर वो $35 बिलियन खरीदने आए तो पता नहीं अपना इंडेक्स कहाँ पे होगा। तो एक, उन्हें समझ आ गया है कि भारत में लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। एंड हमारे जो क्रिटिक है वो भी तो ये एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, आज नहीं तो कल भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पिछले 30 सालों में हमने जो स्लो मोशन में $3 ट्रिलियन के आसपास वेल्थ क्रिएशन होता देखा है, उतना वेल्थ क्रिएशन आने वाले 7 से 10 सालों में फास्ट फॉरवर्ड में हो जाएगा। तो सबको खरीदना ही है। किसी ने शॉर्ट किया, वो कवर करके खरीद रहा है। कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, वो करेक्शन पे खरीद रहा है। ओके, अच्छा ठीक है। तो नीलेश भाई, अब इस समय आपको पर्सनली, आपने जैसे कहा कि धीरे धीरे बाय करिए लेकिन अपना थोड़ा पाउडर ड्राई रखिए करेक्शन के लिए। अगर करेक्शन आती है तो किन पॉकेट्स पर आपकी नज़र होगी सबसे इस समय जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जहां पर आप फ्रेश मनी डालना चाहेंगे? 3 पॉकेट्स है अनुज भाई, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले समय में पैसे मार्केट से ज्यादा बनने की उम्मीद है। पहला, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है। मतलब पूरे भारत की बैंक के लिए सिर्फ एक ही बात कहना काफी है कि हमारी शामराव विठल बैंक को अनाउंस करना पड़ता है। जब आप एसवीबी की बात करते हो तो अमेरिका में उठी हुई बैंक है, हम नहीं है। यही दिखाता है कि दुनिया की बैंकों के सामने हमारी बैंकों की स्थिति क्या है। अब जब अपने घर में आग लगी है
तो ऑब्वियसली एफपीआई दूसरी जगह में बैंकों को बेचना चालू कर देंगे। उनकी सेलिंग की वजह से बैंकों के दाम कम हुए हैं, वैल्यूएशन सस्ता हुआ है और फंडामेंटल्स तो पहले से भी बढ़िया हुए हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जब भी एफपीआई अपनी पोजीशन वापस बनाने आएंगे तब वहां पे एक तेजी हो सकती है। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया है। चाइना प्लस वन की वजह से बहुत सारी कंपनी चाइना से अपने सोर्सिंग को डाइवर्सिफाई कर रही है। 14% से आसपास कंपनियां भारत में डेरा लगा रही है। भारतीय कंपनी को ग्लोबल आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे हैं और धीरे धीरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है रोड में, पोर्ट में, एयरपोर्ट में, उस वजह से हमारी कंपनी कुछ क्षेत्रों में दुनिया में कॉम्पिटिटिव बन रही है। ये सारी चीजों को मिला के देखे, जैसा हमने केमिकल सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, जैसे आउटसोर्सिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होते हुए देखा, वैसे कुछ और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये सारे क्षेत्रों को एक ही थीम में कंबाइन करे तो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया यह थीम आगे चल सकती है। तीसरा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। जनरली हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी ज्यादा करती है और पुराने निवेश किए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती है। तो हायर अलोकेशन एंड फास्टर एग्जीक्यूशन यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ओके, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा। अच्छा नीलेश जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। इससे पहले के 3 जो मेरे आपके साथ डिस्कशन हुए हैं, हमने हमेशा एक बार एक बात की है कि डेट में भी पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, इक्विटी से अपने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन को कम रखिए। पर इस बार की मंत्रणा से पहले एक चीज हो गई है कि भारत में ही आरबीआई ने, गवर्नर साहब ने रेट हाइक की प्रोसेस सबसे पहले शुरू करी थी और रेट पॉज का बटन भी उन्होंने सबसे पहले बताया। ऑल उन्होंने कहा कि ये एक पॉज है, ये यू टर्न नहीं है। बट इस पॉज के बाद वो जो हमारी एक डिस्कशन हुआ था ना कि अब डेट में पैसा डालिए, इक्विटी में पैसा डालिए, अब विचार क्या है आपका यहाँ पे, और आप इस पॉज को कितना स्ट्रांग मानते हैं और यहाँ से फर्दर रेट हाइक नहीं होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? वीरेंद्र भाई, 30 साल के करियर में एक चीज सीखी है कि मार्केट कहाँ पे टॉप अप होगा या बॉटम आउट होगा, उसके पीछे समय और शक्ति व्यर्थ करने की जगह पे हमेशा ये सोचो अपसाइड कितनी है, डाउनसाइड कितनी है। ब्याज के दरों में देखे तो अगर रेट हाइक होती है तो वो भी तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट के आसपास होगी, उससे ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। रेट कट का अगर माहौल बनाए आने वाले 2-3 सालों के लिए तो वो 25 बेसिस पॉइंट से तो बहुत ही ज्यादा होगा। दैट मीन्स आपका अपसाइड डाउनसाइड रेशो 1:3, 1:4, 1:5 के आसपास है। ऐसे समय में रेट कहाँ पे टॉप अप होंगे, उससे अच्छा बेहतर है कि मैं अभी से निवेश कर लूं और 2 या 3 साल का व्यू ले लूं, ताकि मेरा अपसाइड डाउनसाइड रेशो रेट हाइक वर्सेस रेट कट हमारी फेवर में आ जाए। मुझे लगता है 2023 में शायद न हो, लेकिन 2024 में डेट के रिटर्न्स के अंदर कूपन इनकम के साथ साथ ब्याज की दरें नीचे गिरने की वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगा और इसीलिए लोगों को डेट में अपने असेट एलोकेशन के अनुसार इस समय सबसे लंबे ड्यूरेशन में, सबसे लंबी मैच्योरिटी में निवेश करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इसी प्रश्न को अपना बेस नीलेश भाई इसलिए बना रहा था क्योंकि अब मैं आ रहा था एक ऐसे स्पेस पे जिसमें आपने 2021 में पैसा बना के भी दिया और इस मंच पे आके आपने बड़े कन्विक्शन के साथ बोला भी था, दैट वाज रियल स्टेट एंसिलरी, होम इंप्रूवमेंट। गुरुवार से आप यकीन मानिए इस रेट पॉज के बाद रियल स्टेट स्पेस कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, रियल स्टेट एंसिलरी कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। क्या यह वक्त एक बार फिर से इस डिप को बाय करने का है इस स्पेस में? डेफिनेटली वीरेंद्र भाई, अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर किसी जमाने में 14 से 15% जीडीपी भारत का कंट्रीब्यूट करता था। फिर कुछ हद तक रेरा की वजह से, कुछ हद तक इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और कुछ हद तक रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल होने की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिरते गिरते 7-8% के आसपास पहुंच गया।
अब हमें लगता है ये जर्नी वापस हाई सिंगल डिजिट से लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रही है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, रेरा की वजह से अनुशासन आया है और रियल एस्टेट सेक्टर में एक विश्वास आया है, एक तेजी आई है। उसकी बेनिफिट होम इम्प्रूवमेंट कंपनीज को भी मिलेगी। रियल एस्टेट सेक्टर में बेरिंग फ्यू कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज में गवर्नेंस के इश्यू आज भी है और उस वजह से रियल एस्टेट सेक्टर को अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो होम इम्प्रूवमेंट कंपनी, होम फाइनेंसिंग कंपनीज ये बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू प्योर रियल एस्टेट डेवलपर। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर में आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ये सेक्टर जो आज भारत में हाई सिंगल डिजिट कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में, वो आने वाले कुछ समय में लो डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन करता दिखेगा। इसकी ग्रोथ रेट भारत की नॉमिनल या रियल जीडीपी से 1.5 से 2 गुनी ज्यादा होनी चाहिए। नीलेश भाई, आईटी में अब क्या करें, क्योंकि आज भी इन्फोसिस अब 52 वीक लो के बहुत करीब, टीसीएस के नंबर्स आ जाने हैं। सबको कंसर्न ये लग रही है कि यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है और ख़ासतौर से जो बीएफएसआई इतना बड़ा क्लाइंट है आईटी के लिए, क्या वो एक मुश्किल की एक कड़ी बनेगी आईटी के लिए? आपका क्या व्यू है? अब इस समय ओवर वैल्यूएशन एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में अब मोर और लेस खत्म हो चुके हैं। क्या बाय किया जाए यहाँ पर या अभी समय देना होगा इसको? अनुज भाई, आईटी में एकदम विश्वास के साथ कुछ कहना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे 3-4 परिबल एक दूसरे के सामने चल रहे हैं। एक आपने जैसे बहुत उचित बताया कि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हमारी आईटी इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी चीज, बहुत सारी आईटी कंपनीज में मैनेजमेंट ट्रांजिशन चल रहा है। अब बैटन एक हाथ से दूसरे हाथ में रेस में हमेशा अच्छी तरह दिया जाता है, बट क्या नए प्लेयर की रफ्तार पुराने प्लेयर के जैसे ही होगी या कम होगी या ज्यादा होगी, उसके ऊपर लोगों के मन में संशय होना स्वाभाविक है। तीसरी चीज जो आईटी सेक्टर के लिए है वो है आपकी कॉस्ट प्रेशर। हमने पहले देखा था स्पेशली कोविड समय में कि आईटी क्षेत्र के एम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा डिमांड थी और सैलरीज एंड वेजेस काफी जोर से बढ़ाने पड़े थे। अब किस प्रकार से कॉस्ट प्रेशर आते हैं, हमें लग रहा है कि कॉस्ट प्रेशर कम हो रहा है, बट वो मैनेजमेंट की कमेंटरी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस समय जो आईटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, उन नतीजों का अध्ययन करना होगा, मैनेजमेंट की कमेंटरी को देखना होगा और फिर उस आईटी क्षेत्र के स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं जहां पे आपको विश्वास है कि बैटन अच्छे प्लेयर के हाथ में पास हुआ है और उन्हें आने वाले भविष्य में ग्रोथ के ऊपर चिंता कम है या विश्वास ज्यादा है। अच्छा, ये हो गए नीलेश जी की आईटी पे राय। एक स्पेस और नीलेश जी जो डिलीवर कर रहा है पिछले कुछ सेशंस में और वो थोड़ा बदला बदला सा नजर आ रहा है, वो है टू व्हीलर स्पेस। आपने दो बातें इसी कार्यक्रम में अब तक कही। मई 2024 का जिक्र किया आपने और रेट कट पॉसिबिलिटीज इन टू CY24 का जिक्र किया आपने। ये स्पेस बहुत दिनों बाद डिलीवर कर रहा है, अच्छा मूव दे रहा है। ऑटो में हमने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को 2021-22 में डिलीवर करते हुए देखा था। टू व्हीलर पर आपकी राय क्या है इस वक्त? सो टू व्हीलर इंडस्ट्री को अगर आप देखें तो पिछले साल FY23 में पीक टू व्हीलर सेल्स से FY23 सेल्स तकरीबन 50 लाख व्हीकल कम थी और प्री कोविड लेवल से तकरीबन 30 लाख व्हीकल कम थी। नाउ ये बहुत बड़ा गैप है और उस वजह से आप अगर टू व्हीलर स्टॉक्स को देखो तो प्री कोविड से लेके अब तक कोई खास रिटर्न बना नहीं है, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न है। विद इन टू व्हीलर स्पेस ऑल्सो कुछ कंपनीज है जो एकदम हाई एंड बाइक के ऊपर है, कुछ कंपनीज है जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। अनलिस्टेड स्पेस में भले कम हो, बट अनलिस्टेड स्पेस में बहुत सारी कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर फोकस कर रही है। तो मेरे हिसाब से अब टू व्हीलर सेक्टर को एक सेक्टर गिनने की जगह पे हमें अलग अलग हिस्सों में बांटना होगा। कंपनीज जो हाई एंड बाइक के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है, शायद वहां पे डिमांड उतनी इम्पैक्ट नहीं होगी जितनी लो एंड बाइक पे होगी। कंपनीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस कर रही है, शायद उनका ग्रोथ रेट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से ऊपर ही रहेगा।
और तीसरा, जो कंपनीज रूरल इंडिया के ऊपर सपोर्ट कर रही है, वहां पे देखना पड़ेगा मॉनसून बिलो एवरेज आता है जैसे स्काईमेट ने बताया, या नॉर्मल आता है जैसे आईएमडी ने बताया, और उसकी क्या इम्पैक्ट रूरल इकोनॉमी पे होती है। मुझे लगता है कि अगर मॉनसून नॉर्मल रहा तो टू व्हीलर में एक रिकवरी आ सकती है, बिकॉज हम पीक से 50 लाख स्कूटर टू व्हीलर नीचे है और प्री कोविड लेवल से 30 लाख व्हीकल नीचे है, तो कहीं ना कहीं इसमें बॉटमिंग आउट होके एक बाउंस आना जरूरी है। इंडिया इंक की तरफ से एक थोड़ी सी बुरी खबर। एक बहुत बड़े वेटरन महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस केशव महिंद्रा जी, 99 साल की उम्र थी उनकी। ऑब्वियसली इस साल 100 का आंकड़ा पूरा हो जाता, लेकिन अब उनका देहांत हुआ है और ये इस खबर की पुष्टि खुद पवन गोयनका जी ने की है महिंद्रा ग्रुप से। तो रेस्ट इन पीस, ओम शांति जिसे कहते हैं केशव महिंद्रा जी, लेजेंड ऑफ इंडिया इंक। चलिए नीलेश भाई, आपको शुक्रिया बोलें इससे पहले एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से एटलीस्ट। अक्टूबर 2021 के बाद से रिटेल इन्वेस्टर ने इस मार्केट में मोर और लेस पैसा नहीं कमाया है, और उसको दूसरी तरफ दिख रहा है कि बाकी एसेट क्लासेस में अच्छा पैसा बना है, गोल्ड में शानदार पैसा बना है। हालांकि मुझे पता है कि आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बहुत अगेंस्ट हैं और उसको हेट करते हैं, लेकिन गोल्ड में बहुत पैसा बना है, रियल एस्टेट में बहुत पैसा बना है, और फिक्स इनकम आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। इस समय आपकी उस रिटेल इन्वेस्टर को क्या सलाह होगी जो अक्टूबर 2021 से, मान लीजिए, या 2021 में किसी भी समय से इन्वेस्ट करके बैठा है स्टॉक मार्केट में और अपने पोर्टफोलियो में लगातार पेन देख रहा है? अनुज भाई, गोल्ड के ऊपर भारत के रूप से मैंने हमेशा विरोध किया है कि हमें गोल्ड में निवेश नहीं करना चाहिए, बट एज ए एडवाइस टू इन्वेस्टर तकरीबन मार्च 2020 से हम लोगों को कह रहे हैं कि आप गोल्ड में निवेश करिए, बिकॉज दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं और गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे वैसा लगता है। 2020 और 22 में वो कॉल अच्छा चला, 21 में नहीं चला, बट कॉल का तो वही है, कभी सच कभी झूठ। इनफैक्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए एक किस्सा कहना चाहूंगा। इस कंपनी की स्थापना महिंद्रा एंड मोहम्मद करके हुई थी, जब उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान विली चिप को भारत में इंट्रोड्यूस किया था। उस छोटे से सीट को आज घना वटवृक्ष बन गया, और उसके पीछे महिंद्रा जी ने जो मेहनत की, जो मतलब गाइडेंस दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। भगवान उनकी आत्मा को सदगति दे। मेरा निवेशकों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, रिकमेंडेशन है कि आप असेट एलोकेशन पे विश्वास रखिए। पूरा पोर्टफोलियो हमेशा उस असेट क्लास में नहीं लगा सकते जो चलने वाला हो। किसको पता था गोल्ड कब चलेगा, रियल एस्टेट कब चलेगा, फिक्स्ड इनकम कब चलेगा। तो अगर आप एक बैलेंस बना के रखे फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, गोल्ड और इक्विटी में, तो आपका पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देगा, आपके लिए अच्छा होगा। इक्विटी के लिए मुझे लगता है कि इस बार की इक्विटी महेंद्र सिंह धोनी जैसी होगी। धोनी साहब अपना समय लेते हैं आंख को सेट करने में, और फिर जब आखिरी ओवर आते हैं तो चौके छक्कों की जड़ी लगा के आस्किंग रन रेट को बीट करके टीम को जीत की तरफ लेके जाते हैं। अगर इक्विटी मार्केट ने अगस्त 21 से लेके आज तक कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है, तो उसका मतलब यह है कि आने वाले समय में वो 1 या 2 महीने में उतना रिटर्न दे सकता है जो पिछले 2 साल के रिटर्न को कॉम्पेंसेट कर सकता है। जरूरत है कि आप पिच पे खड़े रहे और धोनी के ऊपर विश्वास रखें। जब आस्किंग रेट भले बढ़ रहा है आज की तारीख में, बट 1 या 2 ओवर ऐसी निकलेगी जहां पे वो चौके छक्के मार के जीत की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा नीलेश भाई, आपकी कोई मेमोरी केशव महिंद्रा जी को लेकर, सिंस आपने बात की उसकी, कभी उनकी कभी आपसे मतलब कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो? नहीं, मतलब मैं तो जब वो अपनी कॉर्पोरेट करियर पे चरम सीमा पे थे, मैं तो बहुत छोटा एनालिस्ट था। हाँ। तो मैं ऑडियंस में बैठ के उनको सुनता रहता था। और ये जो कभी कभी रिसर्च की थी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ऊपर,
तो मतलब वाकई एकदम दिल को आनंद मिलता है कि कैसे छोटे से लेवल पे उन्होंने कंपनी चालू की, कैसे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और आज दुनिया के सबसे बड़े ट्रैक्टर कंपनीज में आ गए। उनके जो टू व्हीलर, उनके जो फोर व्हीलर्स है, जीप एंड एसयूवीज, कैसे वो मतलब भारत की इकोनॉमी के लिए योगदान दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे कॉर्पोरेट कैप्टन्स को देखते हैं, उनके गवर्नेंस को देखते हैं। बिल्कुल और चलिए शुक्रिया नीलेश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इतनी सारी विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये केशव महिंद्रा की पिक्चर। अच्छा, जब कंपनी बनी थी तो M&M में पहला नाम एक्चुअली मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक और नाम भी था, महिंद्रा एंड मोहम्मद, गुलाम मोहम्मद और JC केसी महिंद्रा के साथ शुरू हुई ये कंपनी। एग्जैक्टली तो जो इस पर मेरे ख्याल से सुमित ने शायद डू यू नो भी किया हुआ है, डू यू नो किया हुआ है, तो उसको ज़रा रिविजिट करेंगे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि नीलेश भाई ने भी कहा कि भगवान सदगति दे आत्मा को और ओम शांति। चलिए अभी काम करते हैं, फिर शो की यहाँ पर समाप्ति करते हैं। मुझे वीरू को दीजिए इजाज़त और आज सुमित जुड़ेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। सुमित, ओवर टू यू। शुक्रिया। देखिए बाजार के अंदर आज फिर भी